हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ विभा और आज की इस वीडियो में आई एम बेसिकली कंटिन्यूइंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ काइनेटिक्स। पहली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट सुना था कि चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या होती है, काइनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड चैप्टर के क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके बारे में जाना था। एंड आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेट्स गेट टू द स्क्रीन। आज हमने करना है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करके पढ़ाने से पहले वी विल बेसिकली टेक अ लिटिल सिंपल एग्जांपल ऑफ द कार जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल दैट इज अ कार इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इट हैज स्टॉप बिटवीन फॉर 2 मिनट्स। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कार गई है और बीच में 2 मिनट के लिए रुकी है और हमें बोला गया है कि हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप देख रहे हो कि हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, x एक्सिस पे टाइम लिया है। सिंस इसमें लिखा हुआ है कि बीच में ये 2 बार रुकी है, स्टॉप्ड, तो स्टॉप का मतलब है हॉल्ट होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ तो ये पहले a से यहाँ तक गई, इस पॉइंट पे रुक गई, फिर थोड़ा और आगे चल के इस पॉइंट पे रुक गई और फिर बी लोकेशन पे जो कि इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पहुंच गई। तो अगर मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, एक चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि सिंस वी विल आल्सो डील विद द इंस्टेंटेनियस स्पीड इन केमिकल रिएक्शंस आल्सो, इन केमिकल काइनेटिक्स आल्सो। तो जब भी आपको कभी भी किसी भी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को बोलेंगे तो आपको 2-3 चीजें करनी है जो आप दिमाग में अभी से दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को बोला जाए या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने को बोला जाए तो आपने ग्राफ के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेसिकली आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये 2-3 चीजें करनी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कैसे करना है वो सब मैं डिस्कस करूंगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का मतलब होता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। अब दैट इज बेसिकली स्लोप। तो जो मैं कह रही हूं ना कि कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को बोला जाए तो एक ग्राफ के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना है, स्लोप बनानी है, दैट मीन्स एक टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा और tan थीटा का मतलब होता है दैट इज y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। सिंस y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट होता है तो अगर मैं ग्राफिकली देख रही हूँ इसके अंदर तो यहाँ पे y क्या है? डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम x के अंदर लेते हैं, मतलब डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो y लिखा है, ये जो y है, ये y कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स ऑर्डिनेट। और ग्राफ में y एक्सिस पे क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये dx का मतलब क्या है? चेंज इन द डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस। और हमने सिंस ग्राफ के अंदर x एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है तो इसलिए dt दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को बोले तो हमें बेसिकली स्लोप निकालना होता है। अब अगर इफ आई टॉक अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कभी भी केमिकल रिएक्शन आती है, आपको पता है सिंपल केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरे रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या समझाऊंगी? अब मैंने यही 2 टॉपिक समझाने हैं टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन को जनरली हम कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट इज गिविंग यू प्रोडक्ट। एंड आपको याद करना है या आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है आपके रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं और आपके प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। That means the quantity or the concentration of the reactants keep on decreasing and the quantity of the product or the formation of the product is keeping on increasing. That means reactant मेरे घटते जाते हैं, प्रोडक्ट मेरे बढ़ते जाते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब उसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट रिएक्टेंट रहा ही नहीं, और अगर प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। जैसे इफ आई बेसिकली शो ऑन द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कि जब मेरी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो रही है इसका मतलब टाइम के साथ कैसे प्रोसीड कर रही है रिएक्शन और मेरा कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो इफ आई मेक अ ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ
बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी पहले बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम थी। लेट्स सपोज ये 0 था, ठीक है। इसको अगर हम ढंग से देखते हैं, आई विल मेक इट अगेन। तो अगर मैं यहाँ पर 0 टाइम ले रही हूँ, लेट्स सपोज ये 5 मिनट्स हो गया, लेट्स सपोज 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया। इसका मतलब क्या है कि टाइम बीतता जा रहा है। तो इनिशियली क्या था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, और अगर मैं कंसंट्रेशन का लूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्राफ पे ऊपर जाते हो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थी। आपको पता है कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में R लिखूंगी, और मैं O इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मैक्सिमम है यहाँ पर। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जा रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब 20 मिनट्स में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 हो गई है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इनिशियली मेरा प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो प्रोडक्ट था नहीं तो इसलिए उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या हो गई, 0 हो गई। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0, जबकि पी नॉट कुछ होता नहीं है, बट हमने ऐसे दिखा दिया। सिंस जैसे जैसे टाइम चल रहा है प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो अब अगर मैं देखती हूँ कि 20 मिनट्स में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई, तो 20 मिनट्स में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 10 हो गई। तो जो पहले आपकी 2 थी वो 2 से 4, 6, 8, 10। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मीन्स विद टाइम, आपको ये याद रखना है कि विद टाइम कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है। आपको ये याद रखना है विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैसे चेंज हो रही है, एंड विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। So whenever a chemical reaction takes place, concentration of the reactant decreases and the concentration of the product increases. And ये ग्राफ भी आपको हल्का सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू डिफाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी मैं रेट की बात करती हूँ या कहीं पे भी, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, जब भी रेट आएगा दैट मीन्स फॉर्मूले के अंदर अपॉन टाइम आ जाएगा, मीन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। तो इफ आई हैव टू डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज का मतलब होता है कि पहले अगर 2 थी तो फिर बाद में 10 हो गई, या पहले 8 थी तो बाद में 4 हो गई, ठीक है। या तो बढ़ रही है या घट रही है। चेंज का मतलब या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है, ऑफ एनी स्पीशीज। तो जब भी मैं स्पीशीज की बात करूंगी तो मेरे को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात करनी है। केमिकल स्पीशीज का मतलब होता है या तो मैं डिफाइन करूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या फिर मैं डिफाइन करूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे को जर्नल रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है, तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज, ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, एंड विद टाइम उनकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। तो इसी को अगर मैं फॉर्मूले के टर्म्स में लिखती हूँ तो change in concentration of the chemical species। तो इफ आई एम राइटिंग केमिकल स्पीशीज, तो ये केमिकल स्पीशीज का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने या तो रिएक्टेंट माना है या प्रोडक्ट माना है, और अपॉन में टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। चेंज का मतलब होता है डेल्टा, मतलब डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब होता है C2 माइनस C1 एंड T2 माइनस T1, ठीक है। C2 माइनस C1 का मतलब वो क्या होता है कि मेरी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी माइनस द इनिशियल वन, एंड मेरा कितने टाइम ड्यूरेशन में मेरा कंसंट्रेशन चेंज हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब ये कंसंट्रेशन मींस डेल्टा R भी हो सकता है और ये डेल्टा P भी हो सकता है। अभी तो ये डेल्टा C का मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा R और डेल्टा P को दोनों को जर्नलाइज करके लिख दिया है, और ये डेल्टा R की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, और ये डेल्टा P की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब हमने डिस्कस करना है रेट ऑफ केमिकल
रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो आपका दो तरीके के रेट होते हैं। पहला रेट होता है आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, नेक्स्ट होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन होता है इसको हम डिनोट करते हैं RAV से, एंड जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है इसको हम डिनोट करते हैं RINST से, दैट इज R इंस्टेंटेनियस, राइट। बेसिकली अब हमने क्या करना है, हमने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, कि कैसे मेरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। उसी तरीके से हमने डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इन टोटल हमने 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मेरे पास आता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमें पता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेट्स सपोज वी टेक एन जर्नल एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज A+B गिव्स यू C। एक चीज याद रखनी है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका केमिकल रिएक्शन लिखने का। अगर आप वो केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी, अगर आपने केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी तो आगे स्टेप्स ही नहीं कर पाओगे या आगे आपको प्रॉब्लम होगी स्टेप्स लिखने में। तो सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन को लिख देना है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर मेरे A और B क्या है, रिएक्टेंट्स है, एंड C इज माय प्रोडक्ट। तो सिंस आई विल बी डिस्कसिंग द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट, मतलब मुझे A और B की टर्म्स में बात करनी है सबसे पहले। अब मुझे पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि मुझे कंसंट्रेशन और टाइम के साथ दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, टाइम ले लिया। लेट्स सपोज एट टाइम T1 कंसंट्रेशन क्या थी इसकी, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं रिएक्टेंट की टर्म से बात करें। तो एट टाइम T1 कंसंट्रेशन क्या होगी, लेट्स सपोज R1 होगी। T2 पे क्या होगी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी, लेट्स सपोज R2 ले लेते हैं। अब जैसे मैंने R1 और R2 लिया तो मुझे पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी मैंने आपको बताया है कि वो डिक्रीज होती है, राइट। तो डिक्रीज होती है इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि R2 इज लेस देन R1, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ तो ग्राफ के लिए मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया एंड वाई एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन किसकी ली, ऑफ रिएक्टेंट ली। ठीक है, आई नो दैट कि ग्राफ जो मेरा बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है जब मैं रिएक्टेंट की बात करूंगी। तो अगर मैंने टाइम T1 लिया है, लेट्स सपोज टाइम T1 वाज दिस, तो एट टाइम T1 अब जो चीज मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एट टाइम T1 मेरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या था, R1 था। एट टाइम T2 लेट्स सपोज दिस इज T2, कंसंट्रेशन क्या हो गया इसका, R2 हो गया था। तो आप देख रहे हो R2 ऑटोमेटिकली R1 से कम आ रहा है ग्राफ के अंदर में। अगर मैं इसके बीच की लाइन बनाती हूँ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये क्या डिफरेंस है और ये क्या डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली दिस डिफरेंस इज डेल्टा R, और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डिफरेंस डेल्टा T है। ठीक है, और अगर मैं इसका स्लोप निकालती हूँ तो स्लोप विल बी व्हाट, मुझे पता है कि R एवरेज कैन बी रिटन एज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब आपको पता है कि सिंस R2 इज लेस देन R1, तो अगर लेट्स सपोज R2 जो है मेरा 2 है और R1 जो था मेरा 8 था, तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 8 इज माइनस 6। क्या आपकी रेट कभी नेगेटिव में आ सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव में आ सकती है, नहीं आ सकती। तो बेसिकली उस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी इस चीज को सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव आएगी मींस डेल्टा R ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रहा है और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। तो इस डेल्टा R को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम इसके आगे अपनी तरफ से माइनस साइन लगा देते हैं, बिकॉज द रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, R एवरेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज दिस। अब सेम चीज बेसिकली मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़नी है। क्या पढ़ना है, दैट इज एवरेज रेट
ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टॉपिक है। अगेन यहाँ पे हम रिएक्शन लेंगे, दैट इज A plus B gives you C, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। मुझे पता है टाइम के साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मुझे पता है कि अगर मैं टाइम लेती हूँ, जैसे हमने पहले वाले करा है बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करनी है। तो मैंने टाइम ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ले लिया। एट टाइम T1 कंसंट्रेशन को हमने ले लिया P1, एट टाइम T2 कंसंट्रेशन हमने ले लिया P2। अब मुझे पता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होती है, तो आई नो दैट कि P2 जो होगा वो P1 से ज्यादा होगा। ये याद रखने वाली चीज है। याद तो क्या, ये तो आपको पता ही है वैसे भी आपको। तो अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ, तो एक्स एक्सिस पे अगेन मैंने टाइम लिया, बट यहाँ पे अब वाई एक्सिस में मैंने कंसंट्रेशन ही लिया, बट यहाँ पे मेरा जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज टाइम T1 पे मेरा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा होता है जो मैंने स्टार्टिंग में अभी पढ़ाया था आपको। अब अगर इसके ऊपर मैं T1 और T1 T2 और P1 P2 डिनोट करती हूँ, लेट्स सपोज दिस इज द टाइम T1, तो ये आपका टाइम T1 है, तो इस पे आपकी कंसंट्रेशन P1 होगी। लेट्स सपोज दिस इज टाइम T2 और इस पे जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो आपकी P2 होगी। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, तो ये जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, आपका डेल्टा T, जो कि T2 माइनस T1 है। और अगर मैं यहाँ के डिफरेंस की बात करूं, तो ये क्या होगा आपका, दैट इज P2 माइनस P1, जो कि डेल्टा P होगा। और अगर अब मैं इसका एवरेज रेट लिखूंगी, दैट विल बी R average is equal to P2 minus P1 अपॉन में T2 minus T1। अब मुझे पता है कि P2 जो है वो P1 से ज्यादा है। लेट्स सपोज P2 जो था वो 10 था और लेट्स सपोज P1 जो था वो 2 था, तो 10 minus 2 is 8, 8 by टाइम। तो 8 बाय टाइम इज ओवरऑल वैल्यू जो आपकी एवरेज स्पीड की आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट जो मेरा न्यूमरेटर अपने आप निकल के आ रहा है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या आज बन जाएगा, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T इज R एवरेज। तो इन शॉर्ट ये जो दो टॉपिक पढ़े हैं, इससे मेरा फाइनल अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि R एवरेज इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट में डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T एंड डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है और ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट है, राइट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको माइनस साइन जरूर लगाना है। तो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला। अब ये माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा R एवरेज मुझे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर एवरेज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड दीज आर द टू फॉर्मूलाज। ये चीज मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाई है। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। I really hope that you will revise the chapter, because for next topic there will be some a little bit different from the average rate of the reaction. We will be discussing instantaneous rate of the reaction in the next lecture. Thank you for today. We'll see you in the next video.